बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रिपोर्टर्स कॉर्नर और मैं हूं कैसर खान थनोली। नाज़रीन, रिपोर्टर्स कॉर्नर नेशनल प्रेस क्लब से हम लोग लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज भी हम लोग मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अंदर। और नेशनल प्रेस क्लब, जाहिर बात है, आज आप जानते हैं कि 8 मार्च है और ख़वातीन का आलमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है। ख़वातीन का आलमी दिन के मौके पर हमने देखा कि इस्लामाबाद के अंदर भी मुख्तलिफ जो तकरीबात हैं उसका इनेकाद किया गया। उसके साथ साथ मुल्क भर में ख़वातीन की जो हकूक़ हैं, जो आज़ादी, उस हवाले से पाकिस्तान के अंदर तो किसी भी किस्म के, आपको पता है कि इस तरह के कोई मामलात नहीं हैं। ख़वातीन अपने अंदर अपने मामलात को देखते हुए, एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लामी रियासत है, हर शोबे के अंदर आपको ख़वातीन का कलीदी किरदार जो है वो नज़र आता है। चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो प्रोफेसर्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, हर जगह पर ख़वातीन अपना एक आला मकाम, अपना एक ख़ास मकाम रखती हैं। तो आज भी जिस तरह से मैंने जिक्र किया, मुख्तलिफ तकरीबात जो हैं उनका इनकाद किया गया, ख़वातीन की जो खिदमात हैं उनको सराहा गया। उसके साथ साथ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर भी, क्योंकि ये प्रोग्राम अभी हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं, 7 से 8 बजे तक इसको आप लोग देखते हैं। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर भी कुछ ख़वातीन जो हैं वो आज़ादी के लिए और हकूक़ के लिए और वो नारेबाजी कर रही हैं, और उनका हक़ है, उनको ये इख्तियारात, ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो उनको रोका नहीं गया। तमाम तर इख्तियारात उनके पास मौजूद हैं कि वो किस तरह की आज़ादी चाहती हैं, उनको कहाँ पर उनकी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात का सामना, ये सारी चीज़ें वो खुल के बयान करती हैं और ये राइट उनके पास मौजूद है। लेकिन आज हम लोग नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अंदर जो मौजूद हैं, इसका एक मकसद है। इसका मकसद ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इस्लामाबाद पुलिस और जो हमारा कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो CDA का इदारा है, इसकी इन तमाम तर जो डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी परफॉर्मेंस को हम लोग इसका एक जायज़ा लेते हैं और इसके हालात को देखते हैं कि इसके अंदर बेहतरी कहाँ पर आई है और कहाँ पर इसके अंदर ज़्यादा, इन डिपार्टमेंट्स के अंदर हमें ख़राबियाँ देखने को मिल रही है और उसकी असल वजूहात क्या हैं। तो इस तमाम तर मामलात को इन इदारों के जो पोजीशंस हैं, जो इनके अफसरान हैं, उनकी कारकर्दगी क्या है या कहाँ पर वो लैग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमसे बेहतर, K2 टेलीविज़न से बेहतर और हमारी रिपोर्टिंग टीम से बेहतर शायद ही मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद के अंदर कोई बेहतर समझता होगा। इसलिए आज हमने अपने तमाम तर जो रिपोर्टर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को और इंतज़ामिया को बहुत बेहतर समझते हैं, इनके हवाले से खबरें भी निकालते हैं, इनके साथ काम भी करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस्लामाबाद के मामलात किस तरफ जा रहे हैं और इंतज़ामी अफसरान, उनकी कारकर्दगी क्या है। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं जवेद इकबाल भट्ट साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे जी। उनके साथ मौजूद हैं ज़ैन हाशमी साहब, आप कैसे हैं, ठीक हैं। और उनके साथ मौजूद हैं आसिम रियाज साहब, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, क्राइम को और एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बेहतर समझते हैं। भट्ट साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त जो अगर मैं कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करूं, CDA की, हम लोग देखते हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स शुरू भी किए जाते हैं। CDA के चेयरमैन को तब्दील भी किया गया। CDA चेयरमैन और चीफ कमिश्नर एक शख्स के पास ये पोजीशन है और काफ़ी अरसे से ये प्रैक्टिस जारी है। ये इसलिए शुरू किया गया था कि इंतज़ामी जो मामलात हैं उनको बेहतर तरीके से चलाया जा सके। बेहतरी आई है, कहाँ पर बेहतरी लाने की मज़ीद गुंजाइश है? अगर बात की जाए CDA की, तो उस लिहाज से देखा जाए तो बेहतरी किसी हद तक नज़र आती है, लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं तो वो मतलब नाजायज़ तजावज़ात है, इस्लामाबाद में भरमार है। जिस सेक्टर में आप जाएं नाजायज़ तजावज़ात है। ऑलरेडी कुछ रोड बन रहे हैं इस्लामाबाद के, उससे ट्रैफिक का काफ़ी भाव है, बहुत ज़्यादा, मतलब ट्रैफिक जाम रहती है। फिर ये ख़ास करके CDA के जो अमला है वो काम नहीं कर रहा, मतलब जो एरिया इंस्पेक्टर्स हैं वो देखा जाए वो काम अपना सही से नहीं कर रहे, वो भत्ते ले रहे हैं, मंथलियाँ ले रहे हैं, जिस वजह से आप देख लें, तरनोल का एरिया देख लें। CDA इस भत्ते, मंथलियाँ और इन तमाम तर जो ये करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, इस हवाले से जाना जाता है कि इसके अंदर कहते हैं कि कोई काम बगैर पैसे दिए, बगैर रिश्वतस्तानी के होते ही नहीं। लेकिन हमने तो मौजूदा जो हुक्मरान हैं उनसे यही सुना कि हमने अच्छे लोग तैनात किए हैं इन सीटों पे, जो माशरे में बेहतरी लाएंगे, जो पुरानी जो चीज़ें थी उनको वो चेंज करेंगे, नहीं चेंज लाएंगे। चेंज यही है ना कि जो हैं रिश्वतस्तानी वो ख़त्म हो जाएगी माशरे में, जबकि वो हम देख रहे हैं ख़त्म नहीं, वो बढ़ गई है। मतलब जो आबादी बढ़ी है उसी तरह हम देखें ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। अगर पहले किसी सेक्टर में 3 रेडियाँ लगी हुई थी, अब वहाँ देखें 10-12 रेडियाँ लगी हुई हैं। आखिर वो कौन लगा रहा है, उनको इजाज़त कौन दे रहा है? वैसे हमने तो बड़े ग्रैंड ऑपरेशंस देखे हैं। हमने I-10 के अंदर एक तबाहकुन ऑपरेशन देखा, सारा उन्होंने मिसमार करके लोगों ने एहतजाज भी किया। ऑपरेशन बिल्कुल ज़रूर होते हैं, वो दिखलावे के लिए होते हैं, मीडिया के लिए होते हैं, सोशल मीडिया के लिए। ऑपरेशन का मकसद तो ये है कि एक दफ़ा अगर उन लोगों का कला कमा किया जाता है, अगले दिन वो फिर वहाँ पे ना आए, तो वो देखें दूसरे दिन उसी तरह बढ़ चढ़ के वो खड़े होते हैं वहाँ पे। वो कैसे आती हैं, क्यों आती हैं, उनको कौन लाता है?
उसकी वजह यही है कि जो CDA का अमला है अब वो पैसे ले रहा है, उनके खिलाफ हमने और भी कई अखबारात चैनल ने उनके खिलाफ खबरें लगाते हैं, रोज़ाना एहतजाज भी लोग करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। उसकी वजह यही है कि जो ऊपर बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी हमारी जो ऊपर है, ख़ास करके चेयरमैन हो गए या कमिश्नर हो गए, उनको पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैंने कहा ना कि चेयरमैन और कमिश्नर की पोजीशन एक शख्स को देने का मकसद ये था, ये हमने देखा पहले कि मेयर इस्लामाबाद थे शेख अंसर अजीज़ साहब, उन्हीं को चेयरमैन CDA का इजाफी चार्ज भी दिया गया था कि शायद ये इस कैपिटल की बेहतरी के लिए इकदाम करेंगे। लेकिन उसके बाद ये फिर आमिर अहमद अली साहब आए, वो चीफ़ कमिश्नर भी थे और चेयरमैन CDA भी थे, उनके पास ये पोजीशन रही और इसलिए दी गई कि शायद ये इस्लामाबाद के मामलात को अगर पोजीशन एक होगी, एक शख्स के पास होगी तो बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। अब मैंगल साहब आए, ज़ाहिर बात है मैंगल साहब के पास वो चीफ कमिश्नर भी हैं और चेयरमैन CDA भी हैं, लेकिन लोगों की शिकायत कम नहीं हो रही, लोग वहीं पर खड़े हैं, लोग परेशान हैं, लोग कहते हैं कि अपने जायज़ काम के लिए भी जाते हैं तो आपको उलझा दिया जाता है, आपको परेशान किया जाता है, आपका काम नहीं होता। उलझाने की असल वजह कैसर साहब वही है कि पैसे दोगे तो काम होगा। मैं वही कह रहा हूँ ना, करप्ट प्रैक्टिसेस को, इस सिस्टम को ठीक करने के लिए CDA के अफसरान को या उनके जिम्मेदारान को खुद पता नहीं है कि कैसे इनके पता है सर सबको, वही बात है, सोए तो हुए नहीं, काम कर रहे हैं, रोज़ाना खुली कचेरियाँ भी लगा रहे हैं, चेयरमैन साहब खुली कचेरियाँ भी हम देखते हैं लगाते हैं, लेकिन हल कोई नहीं निकल रहा। हल कैसे निकलेगा? जब ये करप्ट माफिया ख़त्म होगा, तो वो हमें ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने ज़ैन हाशमी साहब, आप क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस और बाकी इदारों को समझते हैं, जानते हैं इनके मामलात को, बग़ैर कहते हैं ना साजबाज के मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक आपके अंदर सेटिंग ना हो, जब तक आपके पास मुकम्मल कंट्रोल ना हो इदारों के अंदर, आपके फ़ाइलें आपको पता है कि आपने कैसे निकालनी है, फ़ाइलों को कैसे आपने रोकना है और कहाँ से किस फ़ाइल पे किस साइन के कितने पैसे लेने हैं, तो ये मामला तो शुरू से चल रहे हैं ना। तो अब इसके लिए हम लोग पूरा जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको एक साइड पे निकाल के रख दें, नए लोग भर्ती कर लें, तो वो फिर एहतजाज के लिए आ जाते हैं। यूनियंस बहुत एक्टिव हैं, तो कैसे इस सिस्टम को ठीक किया जा सकता है? देखिए, आपने CDA की बात कर रहे हैं, कैसे साहब के CDA का इन्फोर्समेंट विंग बहुत बड़ा विंग है, DMA इन्फोर्समेंट, इस सारे जो है ना सिक्योरिटी का इनका अलग सेक्शन है पूरा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लास्ट टाइम भी हम ये देख रहे थे कि DMA के डायरेक्टर थे शकील अरशद साहब, उनके ऊपर बदउनवानी के कई चार्जेस लगाए गए, FIA में उनके ऊपर एक FIR भी लॉन्च हुई, और उसकी बैक पे जब हम गए तहकीकात थोड़ी सी की तो डिप्टी कमिश्नर जो इरफान नवाज मेमन साहब जो नए आए, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दी गई। हो गए अब तो हाँ, जाहिर सी बात है पुराने हो गए, क्योंकि PDM जब आई तो उसके बाद ये उनके फेवरेट थे और इनको इस्लामाबाद के अंदर तैनात किया गया और सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव रहे, ये काफ़ी चीज़ें इन्होंने दिखाते गए और अभी भी रोज़ाना की बुनियाद पर हम देखें तो लेकिन हमजा शफकात से कम ही सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं ये। लेकिन हमजा शफकात साहब की मैं एक और बात बताऊँ आपको कि वो प्रैक्टिकली काम भी करते थे। अब जब से ये आए हुए काम नज़र नहीं आ रहा, काम एक आध सर्कल में नज़र आ जाता है, ऐसी सेक्रेटेरिएट है वो थोड़ा बहुत काम करते हुए नजर आ जाते हैं, ठीक है, बहुत खबरों में रहने के शौकीन है इसलिए वो नजर आते हैं, वो जरा एक्टिव आदमी है, वो जाहिर सी बात है खुद चाहते हैं कि मैं खबरों में रहूं। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो रोजाना की बुनियाद पे 2-1 कार्रवाइयाँ अपनी कर जाते हैं कि जनाब इधर आज मैंने छापा मार दिया नरखनामों के ऊपर, कमी कीमतों के तयन के ऊपर, ठीक है। या फिर आप ये देखें कि ज़िले इंतज़ामिया है, ज़िले इंतज़ामिया अभी तक शहर इक़्तिदार के अंदर से शीशा सेंटर और जो मसाज सेंटर्स हैं उनको ख़त्म नहीं कर सकी। इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर्स के अंदर ये पाए जाते हैं, सपाज हैं, कितने कितने बैरिया के अंदर हम जाएं वहाँ पर हैं ये, इसी तरह E8 के अंदर है। रोज़ाना की बुनियाद पर हम देखते हैं कि एक आध खबर आ जाती है कि जी छापा मारा, बंदे पकड़ लिए, थाने ले गए। ACs क्या करते हैं, दूसरे दिन बुला लेते हैं, उनको जुर्माना मुनासिब सा कर दिया जाता है और उनके जो रीडर्स हजरात होते हैं उनके साथ अपनी मंथलियाँ तय कर लेते हैं। तो ये शहर इक़्तिदार से ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती। राना सनाउल्लाह साहब को सेक्रेटरी दाखिला जो है वो कल रिटायर्ड हो गए, नसीम खोकर साहब, बड़ा अच्छा टाइम पीरियड गुजारा, किसी भी जगह पे उन्होंने नोटिस नहीं लिया। उनके सेक्रेटरी दाखिला क्या करेंगे, सेक्रेटरी दाखिला तो इस तरह की चीज़ों में नहीं आते ना, उन्होंने आगे 500 लोग इसके लिए रखे हुए हैं, मिनिस्टर भी हैं, IGs भी हैं, चेयरमैन भी हैं, कमिश्नर्स भी हैं, डिप्टी कमिश्नर्स भी हैं, तो वो सेक्रेटरी दाखिला तो इन्फोर्स नहीं करेगा। सर हम अपनी जब खबर एक बना रहे होते हैं, कोई भी खबर हम चलाते हैं, उसके बाद हम तमाम अफसरान को ये खबर भेजते हैं कि आपके फ़लाँ जो आपके अंडर जो काम कर रहा है इदारा, उसके अंदर ये बदउनवानियाँ हो रही हैं, तो इसके ऊपर नोटिस लिया जाए। गुज़श्ता 7-8 साल से हमने ये देखा है कि किसी भी जगह पे नोटिस नहीं लिया जाता। नहीं लिया भी जाता है बात, लेकिन वो कहते हैं ना कि दिखाने के लिए कि आपने एक चीज़ अगर शेयर की है
तो आपको इत्मीनान देने के लिए, आपको मुतमईन करने के लिए कह देंगे जी ये काम हमने कर दिया ऐसे, लेकिन बाद में अंदरून खाने सारे मामला वैसे ही चलते हैं। बिल्कुल आपने सही बात कही। मैं अब आपको ये शकील अरशद साहब की हमारी बात हो रही थी, मैं आपको ये बताना चलूँ कि FIA के अंदर 2012 की इंक्वायरीज पड़ी हुई हैं पेंडिंग, ACC के अंदर, CCC के अंदर, CBC के अंदर, मुख्तलिफ सर्कल्स के अंदर। लेकिन DC साहब ने एक दरख्वास्त दी, 1 महीने के अंदर अंदर FIR भी हो गई, 4-5 बंदों के नाम भी हो गए। ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन बस का जो टेंडर था उसके ऊपर जो है इन्होंने डबल पेमेंट के हवाले से जो है ना इन्होंने अप्रूव की और 2 दफ़ा जो है ये करोड़ रुपए की जो है पेमेंट्स निकाली गई। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि वो जो अप्रूवल दी गई थी पेमेंट्स की दोनों दफ़ा, वो DC साहब के हाथों से हुई भी है। विफाकी तहकीकाती इदारा अगर सही तरीके से इंक्वायरी करता है, तहकीकात करता है इस पे, तो CDA के अफसरान के साथ साथ उनके ऊपर भी एलिगेशन आयद होती है, उनका भी नाम शामिल होता है। लेकिन हमारे इदारे भी जो है वो तहकीकात मुकम्मल सही तरीके से नहीं करते। जिस इंसान की बैक नहीं होती उसको जो है वो फ़ौरन फंसा लिया जाता है, क्योंकि वो आए में दूसरे इदारे से डेपुटेशन पे CDA के अंदर। और मैं आपको ये बताता चलूँ, मैं उनकी तारीफ़ नहीं करूँगा, लेकिन उनके दौर में कई काम सीधे भी हुए। किन के दौर में? DMA के जो डायरेक्टर थे शकील अरशद साहब, उन्होंने कुछ चीज़ें ठीक भी की हैं, कंप्यूटराइज भी कई सेक्शंस को उन्होंने किया जो उनके अंडर काम कर रहे हैं। इन्फोर्समेंट के हवाले से किया जाए तो जब वो इनकी CDA का अमला जब जाता है उठाने के लिए, चीज़ें वगैरह उठा के ले आता है, छोटों के ऊपर तो जो है वो DC साहब भी कहते हैं कि जनाब रेडी वालों को जो है वो उठाएं और उनको इंडक्ट करते जाएं, ठीक है। बड़ों के ऊपर जब कार्रवाई कर रहे होते हैं तो यहाँ से मुदाखलत शुरू हो जाती है। यार ये बात मैं यहीं से आगे लेके जाऊंगा। एडमिनिस्ट्रेटर भी है ना DC साहब, एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं इस्लामाबाद के, तो ये बराह रास्त उनकी जिम्मेदारी है। आसिम रियाज साहब, हम लोग देखते हैं F6, F7, F8 और I8, ये वो बड़े मरकज़ हैं, F10, जहाँ पर हम लोग बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं, बाद ऐसे लोगों को देखते हैं रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर। फुटपाथ, जो सरकारी फुटपाथ हैं, जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़िम्मेदारी में हैं, वहाँ से वो मुकम्मल अपना बिज़नेस कर रहे हैं, और वो छोटे लोग नहीं हैं, वो बड़े लोग हैं। तो उनके ऊपर ये ज़ैन हाशमी वाली बात को आगे लेके जाऊँगा कि हाथ नहीं पड़ता, क्योंकि वो कहते हैं कि यार ये कहीं ना कहीं से फ़ोन करवा देते हैं। कैसर भाई, बिल्कुल मैं ज़ैन हाशमी की बात से जो है वो मुकम्मल तौर पे इत्तफ़ाक़ करता हूँ। वो इसलिए करता हूँ कि हमने ख़ुद देखा कि जब किसी बाअसर अफराद के ऊपर, किसी बाअसर शख्स के ऊपर, किसी बाअसर कारोबारी शख्सियत के ऊपर जब हाथ डाला जाता है या ऑपरेशन किया जाता है, तो शाम को ही उनका जो सामान वहाँ से CDA का अमला या TMA का ये जो दूसरा अमला, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो अमला है, ये जो सामान लेके जाता है ये वापस कर दिया जाता है। और एक कॉल आप करेंगे तो सामान वापस हो जाएगा, एक कॉल मैं करूँगा तो सामान वापस हो जाएगा, हाशमी साहब कॉल करेंगे सामान वापस हो जाएगा। लेकिन जो रेडी बान है, जो गरीब है, जिसकी दिहाड़ी जो है उसी रेडी से वो कमाएगा तो अपने बच्चों का पेट पालेगा, शाम को जाके उसकी जब रेडी उठाई जाएगी तो उसको इन दफातर के अंदर जलीलो ख्वार किया जाता है। एक जगह जब वो जाएगा तो उसको कहा जाएगा कि ये पर्ची ले जाएं जी, आप फ़लाँ दफ्तर में चले जाएं, ये पर्ची ले जाएं जी, फ़लाँ से साइन करवा लें। वो इतने झंझटों में फिर वो तंग आके वो कहता है यार रेडी रहने दो, मैं नई रेडी बना लेता हूँ। हालत ये है कि जब तक इस शहर के अंदर, शहर इक़्तिदार है ये, शहर इक़्तिदार के अंदर तजावज़ात माफिया का मुकम्मल तौर पर कला कमा नहीं किया जाएगा। ये ना कि कौन कला कमा करेगा, ये कैसे होगा? किसी के लिए ज़ैन हाशमी फ़ोन कर देता है, किसी के लिए आप कर देते हैं, तो मामला वही है ना। वो एडमिनिस्ट्रेशन भी ये बात करती है। मेरी खुद DC साहब से कई दफ़ा बात हुई, कहते हैं यार आपके भाई, आपके दोस्त, आपके लोग फ़ोन करना शुरू कर देते हैं, तो हम लोग क्या करें, कैसे? मैंने कहा आप कानून की हुक्मरानी के ऊपर आप आएँ, तो आप अगर गलत नहीं कर रहे होंगे तो किसी को फ़ोन करने का हक़ ही नहीं, कोई किसी को रोक ही नहीं सकता। कैसर भाई, बात तो यही है कि मैं अगर DC साहब को कॉल करूँगा किसी नाजायज़ काम के लिए, तो वो मेरा काम क्यों करेंगे? उनकी जिम्मेदारी है ना, वो मुझे इनकार कर दें, वो कहें जी मैं नहीं करता ये काम, ये आउट ऑफ द वे काम है। हमने देखा शहर इक़्तिदार के अंदर, आपको पता है हमजा शफकात साहब रह के गए, काम वो भी करते थे, वो भी फ़ोन सुनते थे लोगों का, लेकिन वो खुद नज़र आते थे फील्ड में। DC साहब भी हमें नज़र आ रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से समाजी राब्ते की वेबसाइट पर DC साहब बड़े एक्टिव हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन बात फिर वही है कि जहाँ पर ऑपरेशन किया जाता है या जहाँ से कुछ चीज़ें उठा के ले जाते हैं इदारे वाले, तो फिर अगले दिन वहाँ पे उससे ज़्यादा तगोदो जो है वो हमें नज़र आती है, उससे बढ़ चढ़ के हमें चीज़ें ये नज़र आना शुरू हो जाती हैं। उसमें जो है वो निचले तबके का जो अमला है ना, उसके ऊपर जब तक मुकम्मल तौर पर हाथ नहीं डाला जाएगा ऊपर से, और DC साहब को नहीं पता क्या यार मामला ये है ना, निचले तबके का जो अमला है उसके ऊपर हाथ नहीं डाला जाएगा, ऊपर से ऊपर वाले अगर खुद करप्ट प्रैक्टिस के अंदर इन्वॉल्व हैं, जिस तरह से मैंने आपको खुद कुछ दिन पहले बताया कि एक डायरेक्टर साहब जो है वो मंथली लेते हैं मुख्तलिफ फील्ड इंस्पेक्टर से, उसका हमारे पास एविडेंस मौजूद है, तो वो उसका क्या हाल निकला? कैसर भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सवाल ये है कि ये इन सब को हाथ किसने डालना है? बात यह है कि ये अल्लाह का इंतजार कर रहे हैं। बस फिर हमारा अल्लाह ही हाफिज है कि अगर इन करप्ट लोगों के खिलाफ, इन काली भेड़ों के खिलाफ
अगर एक्शन नहीं होगा, दो चार को अगर वाजिया सज़ा नहीं दी जाएगी तो बाकी तो हैं वो कभी भी नहीं डरेंगे। उनको पता है कि हम लोग आज हमारे ऊपर FIR लॉन्च हुई है, कल हम बेगुनाह हो जाते हैं। यहाँ पे तो हमले का हमला ही जो है वो बिगड़ा हुआ है। यहाँ पे बात आप वाली है, बस हमें अल्लाह का ही इंतज़ार है कि अल्लाह पाक ने आके खुद ही सारे मामलात को दुरुस्त करना है। तो शहर की सूरत हाल तो यही है, किसी सेक्टर में आप चले जाएँ, सूरत हाल ये है कि हर सेक्टर के अंदर, अगर खन्ना पुल की हम बात करें, फैज़ाबाद से लेके आप खन्ना पुल दोनों इतराफ़ देख लें, इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के दोनों इतराफ़ आप देख लें, कम से कम आपको 2000 से ज़्यादा जो है वो सिर्फ रेडियाँ नज़र आएंगी, नाजायज़ आपको कार पार्किंग नज़र आएंगी। वो कैसे बनी है? ये वो कैसे बनी, नाज़रीन इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मैं खुद, हम लोग बड़े परेशान होते हैं कि इस शहर को जब हमने देखा या अपने बचपन में, या आज से 15-20 साल पहले, तो वही शहर किसी और तरह का था, इसका मंजर कुछ और था। लोग जब लाहौर, कराची या मुख्तलिफ शहरों से, पाकिस्तान से इस्लामाबाद आते थे, वो कहते थे यार ये बड़ा खूबसूरत है, बड़ा डिसिप्लिन्ड है, वेल प्लान्ड है। लेकिन आजकल इसके हालात बिल्कुल रावलपिंडी अंदरून और लाहौर अंदरून और कराची के जो मामलात हैं उससे मुख्तलिफ नज़र नहीं आते। और इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात सिर्फ़ और सिर्फ इस शहर के जो ज़िम्मेदार इदारे हैं उसके अफसरान हैं, और कोई नहीं है। अगर वो सही तरह से प्लानिंग करके चीज़ों को लेके चलें और अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएं तो ये मामलात ना हो। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, एक ब्रेक से वापस आते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। प्रोग्राम में रिपोर्टर्स कॉर्नर और हम लोग मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में। और नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में आज हमारी टीम हमारे साथ मौजूद है और फेडरल कैपिटल के जो मामलात हैं उस वाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस शहर की तबाही बर्बादी और शहर की जो हुस्न है, उसकी जो खूबसूरती है, इसको किसकी वजह से पड़ी और क्यों पड़ी, ये बहुत सारे सवालात हैं। और इन सवालात के तमाम जो जवाब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने रिपोर्टर से लें, लेकिन इनके पास भी महदूद जवाब हैं। ये फिर बात घूम घुमा के जाती है इस शहर के ज़िम्मेदारों के पास। जब जो आया उसने अपना आकर यहाँ पर इस शहर के ऊपर हाथ साफ़ किया, अपना टाइम गुजारा और रुखसत हो गया। और बहुत सारे ऐसे अफसरान भी हैं कि उन्होंने कोशिश की कि वो इस शहर को ना छोड़ें, यहीं पर कहीं अच्छी पोजीशन पे पहले पोस्टिंग लें, उसके बाद वहाँ से अगर हटाए जाएँ तो फिर किसी जगह पर कोने खुदरे में छुप कर कैपिटल के अंदर ही अपने मामलात को चलाते रहें। क्योंकि वो जो टाइम यहाँ पर गुजारते हैं अच्छी पोजीशन पर, उस दौरान वो बहुत सारी मुराद, बहुत सारे मामलात और बहुत सारा पैसा कमा चुके होते हैं। ज़ैन हाशमी साहब, पुलिस की बात करें, पुलिस के मामलात कैसे चल रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर? अगर हम लोग बात करें मुख्तलिफ थानों की और जो SHOs तैनात हुए हैं उनकी, और ये सिलसिला काफ़ी अच्छे से पिछले 3-4 साल से हम लोग देख रहे हैं कि जो नए प्रोफेशनल असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स थे, जब उन्होंने प्रमोशन इख्तियार की, सब इंस्पेक्टर हुए, तो फिर उनको तैनातियाँ उनकी बतौर SHO होने लगी कैपिटल के अंदर। तो इस्लामाबाद पुलिस के क्या हालात हैं? सर, इस्लामाबाद की पुलिस का भी खुदा ही हाफिज़ है। अच्छा, रोज़ाना की बुनियाद में अगर आप देखें जो है वो 10-12 चोरी डकैती की वारदातें जो है वो हर थाने की सतह के ऊपर वो है। लेकिन और अब FIR रजिस्टर्ड करते हैं? अब सर FIR तो रजिस्टर्ड कर रहे हैं, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए भी तो कुछ किया जाए ना। रोकथाम नहीं हो रही है, दिन दिहाड़े अब डकैतियाँ हो रही हैं। 6 तारीख को नादरा ऑफिस के साथ बिलू एरिया में उसके बाहर से बोलान कैरी डब्बा चोरी हो गया। 2 दिन के बाद FIR दी जा रही है। और थाने की ये हालात हैं कि जिस बंदे से गाड़ी जिसकी चोरी हुई है, ना CCTV फुटेज अभी तक निकाली जा सकी, ना उस बंदे की कंप्लाइंस के ऊपर FIR दर्ज हो रही थी, और उसी बेचारे गरीब से पैसे मांगे जा रहे। इसी तरह थाना शालीमार के अंदर 10 दिन पहले चोरी हुई, 28 तारीख को मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, यानी कि डकैती के 10 दिन के बाद। तो ये तो इस वक्त हालात हैं जो रिकॉर्ड के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर चोरियाँ, डकैतियाँ, वारदातें हो रही हैं। लेकिन जो हमारे अफसरान बाला हैं वो सिर्फ सियासी लोगों की जो है वो खुशामदों में वो लगे हुए। और मैं आपको ये बताते चलूँ कि हमारे इदारों से सियासत को पाक कर दिया जाए, सियासतदानों को हटा दिया जाए, उनकी मुदाखलत ख़त्म कर दी जाए, तो ये इदारे कहीं ना कहीं जो है वो काम करते हुए नजर आएंगे। मुझे तो किसी की भी किस्म का कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं। और मैं पुलिस के हवाले से बड़ा क्लियर हूँ कि अगर पुलिस का कंपैरिजन किया जाए पूरी दुनिया की पुलिस के साथ, तो वन ऑफ द बेस्ट पुलिस डिपार्टमेंट इन पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान की जो पुलिस है वो
बेहतरीन पुलिस है, लेकिन उसको काम नहीं करने दिया जाता। उसकी राह में बहुत सी रुकावटें हैं, उनके पास मसाइल हैं, उनके पास वसाइल की कमी है। अगर काम करने दिया जाए और उनको उनकी इस्तेदाद कार बढ़ाई जाए तो वसाइल बेहतर। की कमी तो जो है वो नीचे लेवल वाले लोगों के लिए है। अफसरान काम जो तो बैठे नहीं हैं कर, ना, अफसरान थोड़ी काम करते हैं। जो CSP अफसरान बैठे हैं उनके लिए कमी नहीं है सर। तो अफसरान वो थोड़ी तो कहीं काम भी करते जाएगा, हैं। एक SP कहीं भी जाएगा, किसी सूबे में भी जाएगा, ट्रांसफर होकर जाएगा, उसको गाड़ी बंगला, उसको मुलाजमीन 4-6 उसके प्रोटोकॉल के बंदे उसको मिलेंगे। लेकिन देखिए जो हमारे ये रैंकर हजरात हैं इनके साथ क्या हो रहा है, ये काम क्यों नहीं कर पा रहे? तफ्तीश के लिए फंड जारी होता है, वो इनको मिलता नहीं है, साल लग जाता है तफ्तीश का फंड मैं जारी ये तो होता बात करूं कि काम तो उन्होंने नहीं करना है ना। SP SSP और ये लोग तो काम, इन्होंने ये तो काम नहीं दफ्तर करना। में बैठ के वही मैं बात कर रहा हूँ कि उनके पीछे क्या हमारे जो सियासतदान हैं वो खड़े हुए होते हैं, वो उनकी जो है वो तारीफों के पुल बांध रहे होते हैं। किसी ने फला मिनिस्टर ने कॉल कर दी, मेरा ये काम है, उसने पूरी थाने की नफरी उसके पीछे लगा देनी है उस काम के। तो आम पब्लिक तो जो है वो दलील ख्वार हो रही है, आम पब्लिक को तो तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम हो रहा। आप सेफ सिटी कैमरा लगाए गए, अरबों रुपए का प्रोजेक्ट था, चौधरी निसार साहब के दौर में ये लगा, उसके बाद फिर एक्सटेंशन हुई जब उन इसमें। सेफ सिटी कैमरास से कुछ मदद लेने की कोशिश की गई ना, जब नाकामी हुई। क्यों नाकामी हुई है सर? क्यों काम नहीं कर रहे होते? काम नहीं कर रहे हो। लेकिन जब देखिए ना, फंड कोशिश- में खुद पूर्ति तो इसी जगहों पर हो रही है सर। ये तो नादरा का प्रोजेक्ट था, ये तो पुलिस का रास्ता ही नहीं। अब भी ये पुलिस के हैंडओवर किया गया। अब अकबर नासिर खान साहब जब आए तो इन्होंने एक्सटेंड किया इसको, यहाँ से पिंडी की हदूद के अंदर ले गए, नूर खान बेस तक भी, और यहाँ से जो है वो रवास से आगे भी निकल गए ये अब, और इधर से भी जो है वो 26 नंबर चुंगी आगे क्रॉस कर गए। काफ़ी कैमरों का जो है वो प्रोजेक्ट, लेकिन चोरियाँ डकैतियाँ होती हैं। अब मैंने जैसा आपको बताया कि नादरा ऑफिस के बाहर भी जो है सेफ सिटी के कैमरे लगे हैं, लेकिन कोई फुटेज नहीं आ सकी सर, क्लियर ही नहीं होता। वो नादरा रिकॉर्ड ही नहीं निकाल सकता, उन बंदों का चेहरे को ही नहीं शनाख्त कर सकता। बट साहब क्या पोजीशन है पुलिस की? और पुलिस वाकई बेबस है, मजबूर है, लाचार है, कुछ कर नहीं सकती या करना नहीं सर चाहती? कोई मजबूर नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि अगर एक इलाके का SHO चाहे तो उस इलाके में क्राइम तो बहुत बड़ी चीज़ है। वो कहते हैं ना, चिड़िया पर नहीं मार सकती, हकीकत भी यही है। अब ये हाशमी साहब बात कर रहे हैं कि कैमरे का जो दायरा कार है बढ़ा दिया गया 26 नंबर। कल 26 नंबर पे उस इलाके के जो मुकीन है उन्होंने 3 घंटे एहतजाज किया, मेन GT रोड बंद रहा है। उसकी वजह क्या थी कि एक दिन में 27 वारदातें हुई लोगों के साथ। जो कारोबारी लोग, दुकानदार है, दुकान से निकला है, कैश उसके पास है, मोबाइल भी छीन लिया गया, मारा भी गया उसको। उन्होंने, लोगों ने तंग आके एहतजाज किया SHO के खिलाफ। अब जो वहाँ पे जो SHO साहब तैनात हैं उनकी ये पोजीशन है कि मतलब आज से कुछ अर्सा पहले इस्लामाबाद की एक थाने में SHO थे, उनके खिलाफ इतनी शिकायत के हम बाहर गए कि ये पैसे लेके झूठे पर्चे कर रहे हैं, तो उस ब्याह पे उनको मुअत्तल कर दिया गया। आज फिर वो SHO हैं। तो कहने का मकसद यह, जब सफारशी सियासी बुनियादों पे SHO तैनात किए जाएंगे तो इवन के SHO छोड़ें जी, मैं तो ये बात क्लियर आपको बताऊं कि इस वक्त जुड़वा शहरों की ये हालात है कि DSP से सियासी लगाए जा रहे हैं, इसी वहाँ पे लगाए जा रहे हैं कि हमारे कहने पे सब कुछ करेंगे। मतलब रावलपिंडी की हम बात करें या इस्लामाबाद की, इस वक्त SHOs DSP सारे सिफारशी लग रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के लोग लगवा रहे हैं, PDM के लोग लगवा रहे हैं अपनी मर्जी से बंदे। अब जब सियासी तौर पे आप बंदे अपनी मर्जी से लगवाएंगे, वो 2 काम उनकी मर्जी से करेंगे, 3 अपनी मर्जी से करेंगे, वो पैसों के लिए करेंगे। इस्लामाबाद और पिंडी की इस वक्त यही सूरत हाल है। अक्सर SHOs का जो आप सबका रिकॉर्ड देख लें, वो इंतहाई करप्ट गुजरे हैं। उनके खिलाफ स्पेशल ब्रांच की रिपोर्टें बनी है कि ये लोग करप्ट पैसे लेते हैं, मंथलियाँ लेते हैं, क्राइम की नर्सरियाँ ये पैदा कर रहे हैं। हालांकि SHO का काम ये होता है कि क्राइम की नर्सरी ना बनने दें वहाँ पे इलाके में, लेकिन ये बना रहे हैं खुद। जब आप मंथली लेंगे इट्स मीन कि वो क्राइम की नर्सरी आप बना रहे हैं उसको। एक जुआ कराने वाला है, वो जब इलाके में जुआ कराएगा आपको मंथली देगा SHO को, तो SHO उसके सामने उसके खिलाफ क्या कर सकता है? कुछ नहीं। इट्स मीन नर्सरी पैदा होगी, वहीं से फिर माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है। इसी तरह मैं आसिम रियाज साहब आपकी तरफ बढ़ूँगा। फाशी के अड्डे और जो मंशियात का कारोबार है, हमने इसके ऊपर बेशुमार BCO प्रोग्राम्स किए इससे पहले भी, और हमने बड़ा फोकस करके इस मामले को जो है उठाया, क्योंकि नौजवान नस्ल आपको पता है हमारी, चाहे वो फाशी के अड्डे हों, चाहे वो मंशियात का इस्तेमाल हो, उससे वो तबाही और बर्बादी की तरफ बढ़ी है। और ये काम बजाय रुकने के ये मज़ीद बढ़ता गया और आज अरूज पर है। कैसर भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लामाबाद के अंदर अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो मुनशियात फरोशी में जो मेन नशा जो है वो आइस का नशा है। और इसमें हमारे जो ज़राए हैं, हमें बाज़ जगह से ये भी मालूम हुआ कि इसमें पुलिस के कुछ लोग बराह रास्त इन्वॉल्व हैं। और आइस एक ऐसा नशा है कि जिसने नौजवान नस्ल को तबाही के दाने पे ला के खड़ा कर दिया है। 6 से 8 माह के बाद इंसान जो है वो बिल्कुल ज़हनी तौर पे फारिग हो जाता है। उसको ना रिश्ते की पहचान रहती है, उसको ना ये पता है कि ये मेरा भाई है, ये मेरी माँ है, इससे मेरा रिश्ता क्या है। उसको ये पता नहीं कि उसने जब वो बोलना शुरू करता है तो वो बोलता ही रहता है, फिर वो चुप नहीं करता। तो ये
क्या मुमकिन है कि पुलिस को ना पता हो कि कहाँ पे क्या हो रहा है? बड़ी खूबसूरत भट्ट साहब ने यहाँ पे बात की है कि SHO जो होता है वो इलाके का बादशाह होता है और SHO को पता होता है कि मेरे इलाके के अंदर क्या हो रहा है। आपको पता है कि हर इलाके के अंदर, हर थाने के अंदर SHO के साथ एक DFC होता है जो सफ़ेद कपड़ों के अंदर सिर्फ खबरें इकट्ठी करता है कि किस इलाके में कौन क्या कर रहा है। आसिम रियाज क्या कर रहा है, जैन हाशमी क्या कर रहा है, जावेद भट्ट क्या कर रहा है, कैसर तनोली साहब क्या कर रहे हैं, इनका रहन सहन क्या है, इनका उठना बैठना किसके साथ है, ये क्या करते हैं। वो DFC की जिम्मेदारी होती है। फिर उस DFC को जो है जब वो ऐसे लोगों के, जब वो नॉलेज इकट्ठा कर लेता है, ऐसे लोगों की मालूमात इकट्ठी कर लेता है, फिर एक आध बार उन लोगों को उठाया जाता है, फिर उन लोगों के साथ जो है बाकायदा तौर के ऊपर बैठक करके साजबाज करके उनसे मंथलियाँ जो है वो लगाई जाती हैं, जिसकी वजह से आज शहर इक़्तिदार के अंदर सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए, चोरी डकैती राजनी को छोड़ दें, आप एक साइड पर रख लें, लेकिन हमारी जो नौजवान नस्ल है, जो हमारे बच्चे हैं जो 12 से 18 साल के दरमियान के बीच में हैं, जिनकी पढ़ाई की उम्र है और वो आइस के नशे के ऊपर लगे हैं, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं समझता हूँ कि हमारे जो IG साहब हैं वो हैं, उनको पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर या रावलपिंडी के अंदर SHO लगाने का कोई क्राइटेरिया समझ ही नहीं आता कि ये देखा, क्या नहीं पता, अफसरान को नहीं पता कि किस SHO को हमने किस थाने के अंदर तैनात करना है, तो उसका सबका रिकॉर्ड क्या है, जबकि बाकायदा तौर के ऊपर मसला बात है कि रिकॉर्ड तो तब देखा जाए कि कोई अफसर यहाँ पर मुस्तकिल हो या उसका टेन्योर कम से कम 2 साल 3 साल को हो। मैं आला अफसरान की बात कर रहा हूँ, SSP और DIG लेवल के अफसरान, वो तो रोज़ तब्दील हो जाते हैं। यहाँ पर तो सियासी बुनियादों पर पोस्टिंग ट्रांसफर्स होती हैं, तो नीचे अमले का रिकॉर्ड वो कैसे जांचेंगे? यही तो सबसे बड़ा हमारा आलमिया है कि कोई भी अफसर अगर लगता है, अब आप इस्लामाबाद की बात करें तो SSP ऑपरेशन की जो सीट है वो कितनी काबिल सीट है, लेकिन उसके ऊपर DIG ऑपरेशन लगा देना और फिर DIG ऑपरेशन के ऊपर डायरेक्ट जो है वो IG साहब खुद हैं, तो DIG के इख्तियारात जो हैं वो भी महदूद हैं और नीचे जो SSP ऑपरेशन है उसके पास तो इख्तियार ही नहीं है। जबकि ये सारे इख्तियार जो हैं ये उसकी डोमेन में आते हैं। अगर SSP ऑपरेशन को आप उसकी सीट के मुताबिक काम करने थे तो मैं समझता हूँ कि शहर इक़्तिदार की बहुत ज़्यादा गंद जो है ये साफ़ हो सकता है। लेकिन बात फिर वही है कि यहाँ पे तमाम तर इख्तियारात जो हैं वो IG साहब ने अगर अपने पास रखने हैं तो नीचे DIG ऑपरेशन जो है उसको क्यों लगाया है? उसको घर भेज दो भाई। जो उससे नीचे SSP ऑपरेशन की सीट है उसको वहाँ पे क्यों बिठाया? एक डमी सीट जो है वो उसको क्यों फिर जैन हाशमी साहब, हम लोग देखते हैं कि फेडरल कैपिटल और फेडरल कैपिटल के अंदर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ आपको पता चलती रहती हैं और पोलिटिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम कोर्ट कचहरी की बात करें, कभी F8 कचहरी, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी इलेक्शन कमीशन, ये मामलात, और डेफिनेटली यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस भी है और सिक्योरिटी के इंतजामात और VVIP ड्यूटीज़ और ये सारे मामलात बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो पुलिस अपनी तरफ से, आपको पता है, वो खुद भी कहते हैं कि हम लोग इन चीज़ों को संभालें, इन मामलात को देखें या दूसरी तरफ ध्यान दें, डिवाइड करते हैं चीज़ों को, लेकिन फिर भी नहीं हो पाती। तो हमारे इस शहर के अंदर ये प्रॉब्लम तो है ना, हमने मुख्तलिफ फोर्स बनाई कि जो सिर्फ सिक्योरिटी ड्यूटी करेंगे और जो सिर्फ इस तरह के मामलात को देखेंगे, एंटी राइट यूनिट्स बनाए जो सिर्फ एहतजाज और धरनों को देखेंगे, लेकिन सारी किसी न किसी जगह पर हम लोग खपा देते हैं। हम लोग कहते हैं कि बस निज़ाम चलना चाहिए और जो काम हमारा करने का है वो रह जाता है। बिल्कुल जनाब, देखिए कि अभी साहब पिछले दिनों में इमरान खान साहब की पेशी का मामला चल रहा था, रोज़ाना की बुनियादों पर कोई ना कोई पेश हो रहा होता है, ठीक है। तो उसमें जैसे एंटी राइट फोर्स की आप बात कर रहे हैं, तो एंटी राइट फोर्स के भी दस्ते वहाँ पर मौजूद थे, एलीट के भी वहाँ पे दस्ते मौजूद थे, वहाँ पे ऑपरेशन डिवीज़न के भी लोग थे, सिक्योरिटी डिवीज़न के भी लोग थे। फिर नफरी जो है वो दूसरे जो पिकेट्स लगी हुई हैं या कुछ भी सिक्योरिटी पर मामूर हैं, वो बेचारे सारे उधर तैनात कर दिए जाते हैं। पीछे वारदातें खुल के होना शुरू हो जाती हैं। IG साहब बाकायदा यही कहते हैं कि हमारे पास नफरी की कमी है। SSP ऑपरेशन से बात की जाए, वो कहते हैं हमारे पास नफरी की कमी है। DIG ऑपरेशन के पास तो इख्तियारात है ही नहीं अभी फ़िलहाल, जब से वो आए हैं शहजाद नदीम बुखारी साहब। लेकिन वो तो कहते हैं बड़े तगड़े हैं, बड़े पावरफुल हैं, उनकी मर्जी के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। IG भी कमज़ोर पड़ गए हैं। नहीं सर, फिर IG साहब तो नहीं कमज़ोर पड़ सकते, क्योंकि IG साहब तो डायरेक्ट PMLN की तरफ से आए हुए हैं और आपको खुद भी पता है कि उनके ऊपर साबका दौर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंदर करप्शन के बड़े चार्जेस लगे हुए थे, एंटी करप्शन पे मुकदमात भी उनके ऊपर दर्ज रहे। लेकिन तो यहाँ पे आपको पता बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, किसी के खिलाफ भी बन जाते हैं। अभी राना सनाउल्लाह साहब के आपको पता है कि नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गई और वो भी एंटी करप्शन ने जारी किए सर। लेकिन वो इनके लिए माफ़ी है, आम पब्लिक के ऊपर अगर हो जाए तो उसके ऊपर माफ़ी नहीं है सर। ये तो हमारे मुल्क में 2 कानून है, बस ये 2 कानून जिस दिन खत्म हो गए उस दिन पाकिस्तान तरक्की करेगा सर। जब तक सियासी जो है ना, ये सियासी हटेंगे, जब तक इन चीज़ों से अफसरान को बाकायदा तौर। मैं भी आपको लिटरली एक बात बताऊँ कि FIA के अंदर डेपुटेशन पे जो है वो पुलिस का हक है 4 सूबों की, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है,
पंजाब असम्बली से भी लोगों को ला के लगाया गया यहाँ पर डेपुटेशन पे। यहाँ पर एएसपी की सीट नहीं है, एएसपी को भी यहाँ पर जो है वो डेपुटेशन पे लगाया गया। यहाँ पर नैब के अफसरान की सीट नहीं है, एफआईए के अंदर डिप्टी डायरेक्टर नैब को भी लगाया गया मर्दान में। तो फिर ये तो सारी सियासी पोस्टें बनाई जा रही हैं, कब कैसे तरक्की होगी? इदारे तो जो है वो तरक्की नहीं कर सकेंगे इस तरीके से। जब आप आएंगे, एक सियासतदान उठेगा, वो अपनी मर्जी के बंदे को लाएगा, बेशक वो वहाँ पे मेरिट पे नहीं आता, वो कहेगा जनाब इसको लगाना है, तो डीजी साहब ने भी कहना ओके। सियासतदान तो कोई वैसे नहीं लगा सकता ना, सियासतदान कोई एमएनए कोई एमपी ये फैसले नहीं कर सकता। ये एक इस मुल्क का एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत यहाँ पर सियासी जमातें हुक्मरानी हासिल करती हैं। हुक्मरानी हासिल करने के बाद उनको तकसीम किया जाता है, उनको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की ज़िम्मेदारी सौंपी जाती है। जैसे कि हमारे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट है, हमारा वज़ीर ख़जाना आपको पता है कि साग डार साहब हैं, हमारे वज़ीर दाखिला की अगर बात की जाए तो वो राना सनाउल्लाह साहब हैं। इसी तरह जो मिनिस्टर्स हैं उनके नीचे ये डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे ये जो मिनिस्टर्स आते हैं या जो पॉलिटिशियंस होते हैं, ये अपना एक एजेंडा सेट किया होता है इन्होंने, और ये हर सियासी जमात के अंदर ये लोग ऐसे मौजूद होते हैं जो इदारों को फिर अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और इदारों से अपने काम करवाते हैं। बहुत सारे लोग अच्छे भी होते हैं जो इदारों को उनकी काम तक महदूद करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप अपना काम करें, हमारी पुष्ट बनाई या हमारे लिए आपने खिदमात नहीं पेश करनी है, अपने डिपार्टमेंट के लिए पेश करनी है। मैं आपसे यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हो जाता है, एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, आप लोग देख रहे हैं रिपोर्ट्स कॉर्नर। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहेंगे खुशामदीद और प्रोग्राम रिपोर्टर्स कॉर्नर। हमारे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर्स। बट साहब, ज़ैन हाशमी से मैं गुफ्तगू कर रहा था कि एक ढांचा है इस मुल्क के अंदर, उसी निज़ाम के तहत ये सारे डिपार्टमेंट चलते हैं। लेकिन ज़ाहिरी बात है कहीं ना कहीं पर सियासतदान इदारों को इस्तेमाल भी करते हैं और इदारों के जो सरबराहान होते हैं वो सियासतदानों का इस्तेमाल होते भी हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अच्छा काम भी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि यार आप अपना काम से काम रखें और जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, जो आपकी हदूद हैं, आप उसी के अंदर रहें। लेकिन अगर कोई काम करना भी चाहता है तो किसी ना किसी जगह से उसको मुश्किल का सामना फेस करना पड़ता है और उसके इदारे के लोग ही उसकी राह में रुकावटें खड़ी कर देते हैं। पुलिस के अंदर भी है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर भी ये मामला है कि अगर एक बंदा सही है, वो काम करना चाहता है, तो नीचे वाले उसको काटना शुरू हो देते। अच्छा कैसर साहब, आपने यही बात सवाल किया कि जो लोग ठीक काम करना चाहते हैं वो राह में रुकावटें खड़ी कर देते हैं और उन्हीं के डिपार्टमेंट के, उन्हीं के जो लोग होते हैं वो परेशानी बनाते हैं। उसकी बेसिक वजह यही है, हमारे मुल्क का अलमिया यही रहा है जब से पाकिस्तान बना है कि बेसिक चीज़ वही है, हाशमी साहब वाली बात है कि सियासी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। उस ज़ाहिर जब सियासी फ़र्ज़ करें आप, मैं, मेरा मिनिस्टर जानने वाला है, वो बेशक जिस डिपार्टमेंट उसके अंदर 2 मिनिस्ट्रियाँ आती हैं, मैं अपने मिनिस्टर को कहूँगा, वो अगले को कहेगा, वहाँ पे अपना बंदा फिट करवा लिया जाएगा। इसी तरह CDA की देख लें, अपना पुलिस को देख लें, FIA को देख लें। वही बात है कि सियासी इन्फ्लुएंस सबसे पहले, और दूसरा आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात कर रहे थे कि नए अफसर आते हैं उनको शायद पता नहीं लगता, ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है रीडर वही होते हैं। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, जो IG आया है उसका रीडर, उसका PSO, उसका PRO वही चल रहे हैं 3-4 सालों से। फिर स्पेशल ब्रांच के जो लोग इनके साथ, जो नया IG आता है या कोई अफसर आता है उसके साथ अटैच होता है, वो उसको वो डायरी देता है बाकायदा और तमाम रिकॉर्ड मौजूद होता है। SHO मतलब IG को पता होता है ये SHO का क्या क्राइटेरिया है। ये शहजाद नदीम बुखारी साहब थे, हमने पिंडी में देखा, ये CPO रहे हैं। कुछ केसेस ऐसे हुए, इन्होंने बराह रास्त SHOs को कहा कि भाई मुझे पता है तुमने कितनी करप्शन की है, कब भर्ती हुए, क्या क्या तुमने कमाया, तुम्हारे असासाजात क्या हैं, लिहाजा ये काम ठीक से करोगे, ठीक है तो तुम्हारी खैर नहीं है। पता होता है तमाम अफसरान को, लेकिन बात वही है, कहीं पे सियासत आ जाती है, कहीं पे पैसा काम कर जाता है, जिस वजह से जो है ना आंखें जो है ना वो बंद कर ली जाती हैं। तो वो फिर उसी वजह से माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है दिन ब दिन। आप वही बात है 15 साल पीछे देखें या 10 साल पीछे देखें, मामलात कुछ और थे। पे हम लोग इस सिस्टम से जो है वो आम लोग उकता चुके हैं और लोग कहते हैं कि यार अब चीज़ें हमें बेहतर होती नज़र नहीं आ रही, ना हो सकती हैं। लोगों की सोच ये बन गई है। दूसरी तरफ मुल्की हालात आपको पता है कि दिन ब दिन सख्त से सख्त होते जा रहे हैं और जो मुतवसत तबके के लोग हैं वो परेशानी से दो चार हैं और जो गरीब था वो तो पिस गया, उसके पास तो आपको पता है कि अब 2 वक्त की रोटी के लिए बड़े मामला खाने के लाले पड़े हुए हैं जी, लोगों को लाले पड़ गए हैं।
उसका ज़्यादातर जो लोगों का रुझान है, अच्छे लोग जो हैं वो भी आपको पता है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए हैं, और वो इस तरह की चीज़ों में कि किसी को लूटना है लूट लो, किसी को मारना है मार लो, लेकिन अपने सर्कल को, अपने मामलात को बेहतर बना लो। माजी में हम वही देखते थे, जो क्रिमिनल थे वो नामवर थे, नामवर थे। मतलब चीदा चीदा लोग थे, बस इस इलाके में पता अब है आप जी, किसी पुलिस की को शनाख्त पता- नहीं कर सकते। अब नहीं शनाख्त कर सकते। उसकी वजह ये है, गुर्बत इस हद तक, अफलास इस हद तक बढ़ गई है कि एक बंदा सोचता है रात को घर जाएगा, क्या लेके जाएगा क्या नहीं लेके जाएगा। फर्ज करें 1 लाख रुपया भी कमाने वाला मेरी नज़र में मुश्किल है उसके लिए 1 महीना सर्वाइव करना। घर के अखराजात, महंगाई इस हद तक है, खाने पीने की रोज़ाना की अशिया देख लें तो महंगाई इंतहा को छू रही है। फिर उसमें ज़िली इंतज़ामिया का भी बड़ा कंट्रोल होता है अगर वो चाहें तो। मतलब अगर एक चीज़ का रेट सरकार दे रही है 20 रुपये, तो दुकानदार अपनी मर्जी से 60 रुपये बेच रहा है। ज़िली इंतज़ामिया काम नहीं कर रही, ना माजी में हमने देखा काम किया, ना अब काम कर रही है। ज़हन हाशमी, ज़िली इंतज़ामिया तो काम कर रही है और बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। बिल्कुल, लेकिन वो अपने लिए काम कर रही है ना बस सर। हाँ, ये आपने बात आवाम मुकम्मल के कर लिए दी। काम नहीं कर रही। 220 रुपये लीटर दूध हुआ हुआ है, 240 रुपये जो है वो किलो दही हुआ हुआ है। उसके अलावा आप चीनी, पत्ती, दूध, दालें, चावल वगैरह आप देख लें, ज़मीन आसमान से जो है वो उनके रेट जो है वो लोगों तजावुज़ को कर जो है चुके ना हैं। वो सब्ज़ आवाम को थैले तो के पीछे सहूलियत लगा नहीं है। दिया है, लोगों को और आटे इन्हीं के के साथ साथ मैं आपको बताऊं, पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो रिश्वत का रेट भी बढ़ता है पाकिस्तान के अंदर। आप इदारों के अंदर जाए, जहाँ पे पटवारी अगर 5,000 रुपये एक फ़र्द की वो चेंज करने के लिए रहा था, इस वक्त उसने 15,000 रुपये अपना रेट किया हुआ है। तो यहाँ पर तो अपने आप को ही, हमारे इदारों के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो अपने आप को संवार रहे हैं, मुल्क को नहीं संवारने के लिए चले हैं। आम आदमी का कोई सोचने वाला नहीं है, कोई वाली वारिस नहीं है। जितने भी जमातें गुजरी हैं, हालिया भी आप देख लें, साइबर क्राइम के इश्यूज़ बना लास्ट PTI के दौर में, उन्होंने पर्चे देना शुरू किए, इन्होंने भी देना शुरू किए। ये आए, अवाम के बारे में किसने सोचा है? कोई नहीं। मैंने आपसे कहा ना कि सियासतदान क्या कर रहे हैं, सियासतदान सिर्फ और सिर्फ ये कर रहे हैं कि एक को फ़ोन कर दिया, अपनी मर्जी के अपनी मनपसंद अफसरान लगाए जाते हैं। जब मेरिट पर अफसरान आएंगे, अवाम को मेरिट पे जो है उनको उनका हकूक जो है उनको दिए जाएंगे। हम नेशनल लेवल पर भी चीज़ों को देखते हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करें फेडरल कैपिटल को, इतना सा है ना ये, और इसके अंदर 3 जो इदारे हैं, उसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट को हमने छेड़ा नहीं है। छेड़ा ही नहीं बिल्कुल भी। 3 जो हैं, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इस शहर के करता धरता हैं और यही इस शहर को कहते हैं बनाओ संघार में बड़ा इनका रोल है। इन्हीं का सबसे बड़ा किरदार है। तो इन्हीं के जो अफसरान होते हैं, कहते हैं कि सबसे तगड़े अफसरान हैं। ऐसे ही है। वो तगड़े आम आदमी के लिए होते हैं, वो उस ताकतवर के लिए नहीं है, वो उस जो उस शहर के अंदर बिगाड़ पैदा करने वाला बड़ा क्रिमिनल है उसके लिए नहीं है। वो किसी न किसी जगह से उनके साथ सेटिंग बना के अपने मामलात को चला रहे होते हैं। तो इस सेटिंग के खात्मे के लिए हमारे पास, हमारे हुक्मरानों के पास या किसी अवाम के पास कोई प्लान है, कैसे इनसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है? सर प्लान तो जो है वो सियासतदानों के पास भी है और जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं उनके पास अवाम भी के है। पास क्या है? अवाम के पास तो बेचारों के पास कुछ भी नहीं। अवाम की कौन सुनता है बदवाएं सर? दें। उनकी तो अपनी सुनवाई नहीं होती। बदवाएं अगर दें। उस बेचारे के घर में पानी नहीं आ रहा, वो जाएगा CDA के भाई मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, तो उसको ज़लील ख्वार होना पड़ेगा। वहाँ पे दरखास्तें दिलवाएंगे, उससे पेमेंटें भी दिलवाएंगे, सब कुछ करेंगे और उस बेचारे के पास कुछ भी नहीं आएगा। अभी गर्मी आने वाली है ना, सबसे बड़ा मसला है ये, बहुत जबरदस्त चीज आपने टैंकर पॉइंट का आउट रेट अभी आप देखिएगा सर, 3,000-4,000 रुपये से जायद होगा। ये पिछले साल का मैं रेट बता रहा हूं। 4,000 तो अभी है, 6,000-7,000 तक जाएगा। 10 तक जाएगा, यानी कि 10,000 तक, क्योंकि पेट्रोल का रेट भी कोई पता नहीं है कि अगले हफ्ते फिर बढ़ जाए, क्योंकि 15 मार्च के बाद कहा जा आपको रहा है। लगता है कि इंतजामिया ने इसके हवाले से कोई हिकमत अमली बनाई है कि ये मसला तो हर साल दरपेश होता है और हर साल इसको फेस करना पड़ता है? आपको लगता है कि इंतजामिया ने पानी के बुरहान से बचने के लिए और लोगों को परेशानी से बचाने के लिए कोई प्लान बनाया है? सर मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान बनने के बाद से भी कोई हिकमत अमली नहीं बनी, ठीक है। अच्छा। तो आप इंतजामिया ने क्या हिकमत अमली बनानी है? अगर यहाँ पर हिकमत अमलियाँ बन रही होती तो आज पाकिस्तान इस मैच में ना होता। यहाँ की आवाम रुल नहीं रही होती है। हमारे बाद आज़ाद होने वाले मुल्क भी जो है कहाँ से कहाँ तरक्की करते जा रहे हैं। हमारे अपने ही लोग इस मुल्क को तरक्की नहीं करने दे रहे, आवाम को जो है वो पनपने नहीं दे रहे इस मुल्क के अंदर। आप देखिए पासपोर्ट ऑफिस में जाए, जिनके पास पैसा है वो पासपोर्ट पे पासपोर्ट अपनी फैमिलीज के साथ बनवा रहे हैं बैरून मुल्क शिफ्ट होने के लिए, लेकिन जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वो बेचारे क्या करेंगे? यहाँ पे एड़ियाँ रगड़ते रगड़ते सिसकते मर जाएंगे। अब रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, रमज़ानुल मुबारक के अंदर क्या होगा यहाँ पर? और ये तो गवर्नमेंट कर रही है शुरू हो ना। गई ना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मीटिंग शुरू कर दी, हमने कैसे आवाम को रिलीफ देना है। मैंने अभी आसम रियाज साहब भी फरमाया कि लोगों को सब्ज़ वो जो थैला है आटे का उसके पीछे लगा दिए, लोग उधर खड़े हैं और बाकी वो भी क्या सर भाई, ID कार्ड की कॉपी लेकर वो भी ID कार्ड की कॉपी। और हमारी एक MNA साहब से बात हो रही थी, मैं नाम नहीं लूँगा उनको, कहते हैं कि हमने उनसे पूछा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, सूरत हाल किस तरफ हमारे मुल्क की जा रही। वो कहते अवाम बाहर क्यों नहीं निकल रही, अवाम बोल क्यों नहीं। उनका आगे से ये कहना था कि ऐसी अवाम नू आटे पीछे ला देता है। तो जब हमने अवाम को इन ब्यूरोक्रेट्स ने, इन हमारे MNAs MPAs ने, हमारे हुक्मरानों ने जब आटे की लाइन में लगा दिया है
चीनी घी की लाइन में आप देखें कि भाई यूटिलिटी क्या करें, लोग अपने घर में अपने बच्चों का पेट पालने के लिए वो कहते हैं कि छोड़ दो, मुझे अपने आप को बचाना है, मुझे अपने घर वालों को इसीलिए आप बचाना है। देखें ना कि अभी आप देखें कि जेल भरो तहरीक किस कदर नाकाम हुई। उसकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह क्या बनी? उसकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि एक जो मजदूर तबका है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो ये कहते हैं कि यार हमारे घर में खाने के लिए नहीं है, हमने क्या करना है जेल भरो तहरीक में जाके, हमने क्या करना है हुक्मरानों के पीछे नारे लगा के। वो कहते हैं कि हम लीडर से प्यार करते हैं, हम फलां से प्यार करते, लेकिन हम किसी की खातिर जो है वो अपने आप को, अपने बीवी बच्चों को, उनको जो है अगर हम जेल चले जाएंगे तो पीछे उनका कौन वाली वारिस होगा। दूसरा कैसर भाई आपने बात की थी हाशमी साहब से, आपने ये कहा था कि जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल शोर शराबा रहता है शहर इक़्तिदार में, कभी कहाँ पे पुलिस की नफरी तैनात तो कभी कहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि ये फेलियर है सबसे बड़ा आईजी साहब का अपना, क्योंकि हमने सबका दौर भी देखे, हमने यहाँ पे एहसन यूनुस साहब का दौर देखा कि उस दौर के अंदर शहरी जो है वो बिला धड़क थाने में जाता था और उसकी बात सुनी जाती थी। अगर किसी शख्स की वीडियो, किसी शख्स का कोई क्लिप, किसी शख्स की कोई पिक्चर अगर फौरी सोशल मीडिया पे अपलोड होती थी तो उस अफसर को लाले पड़ जाते थे। उसकी वजह यह थी कि एहसन यूनुस साहब बराह रास्त जो थे वो इन्वॉल्व थे। उनके दौर में सोशल मीडिया जो था इस्लामाबाद पुलिस का वो एक्टिव था। सोशल मीडिया आज भी एक्टिव है इस्लामाबाद पुलिस का, लेकिन वो सब बच्चे की रिपोर्ट देने के लिए है। आज आप ट्वीट करके देख लें, आज आप उनको मैसेज करके देख लें पीआरओ साहब को, वो आपको जवाब देना पसंद नहीं करते। उसकी वजह यह है कि ऊपर जो कमांड है वो कमज़ोर है। कमांड जो है वो पूछती नहीं है इन लोगों से। अगर कमांड दुरुस्त हो तो एक तरफ शहर में सिक्योरिटी के मामला भी दुरुस्त हो गए, दूसरी तरफ आम शहरी जो है वो थाने भी बेधड़क होकर जाएगा। यहाँ पे किसी का 1 to 5 थाना खन्ना की बात करूँ, किसी का 1 to 5 अगर चोरी हो जाता है और वो थाने जाता है तो उसको ये कहा जाता है कि यार इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख दो। भाई गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों लिखनी है जब उसका नुकसान हुआ है 2-2.5 लाख रुपए का, अगर उसका 1 to 5 चला गया है तो आप उसकी FIR दर्ज क्यों नहीं करते? यहाँ पे शरीफ शहरी आज जो है वो इनके दौर में थाने जाने से डरता है, जो कि एहसन यूनुस के दौर में बेधड़क होकर थाने जाता था और अगर उसकी सुनवाई नहीं होती थी तो फौरी तौर पे एहसन यूनुस साहब उसके खिलाफ एक्शन लेते थे। ये सारी बातें हमें पता है। मामला ये है कि मैंने सोल्यूशन का बात की है। ज़ैन हाशमी आपसे मुख्तसर मुझे बताना, आप भी बताना, आप भी बढ़ बताना कि हमने सारी चीज़ों को बहुत क्लोजली देखा है, देख भी रहे हैं कि शहर इक़्तिदार के जो मामलात हैं वो पाकिस्तान की तरह के हो गए हैं कि जिस तरह से ये हाथ से निकलता हुआ और किसी के कंट्रोल में नज़र नहीं आ रहा है कि मामला की तरफ जाएंगे। इसी तरह कैपिटल के भी ये नज़र आ रहा है कि कैपिटल भी एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस या किसी के हाथ में नहीं है और बस चल सो चल है। तो इसका हल क्या है? कोई हल हमारे पास मौजूद है जो हम लोग दे सकें या कोई खामोशी इख्तियार करें सिर्फ? कैसर भाई इसका हल एक ही है हमारी नज़र में। अगर जो अफसरान बैठे हुए हैं वो अपनी जॉब को जॉब समझ के अगर करना शुरू कर दें, सिर्फ नौकरी समझ के सिर्फ करना, तो नौकरी, मामला अपनी नौकरी समझ के उसको वो नौकरी करना शुरू कर दें, तो मैं कहता हूँ ये आप 1 महीना बहुत ज़्यादा है, 1 महीने के अंदर शहर इक़्तिदार के हालात आप क्या कहेंगे हाशमी साहब? काबिल अफसरान को ऊपर लाया जाएगा तो इंशाल्लाह आपको इदारों के अंदर जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस नजर आएगा। मैं ये समझता हूँ जी करप्शन का खात्मा हो, सबसे पहले करप्शन का ये तो खात्मा हो। वो बात करती है ना कि जो नहीं नहीं नहीं, देखें ना करप्शन का खात्मा होगा, करप्ट अनासिर जो है ना वो प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी उनकी। ये नहीं कि एक SHO है या DSP वो करप्ट है, उसका माजी का रिकॉर्ड देखा जाए, उसको शहर में तैनात ही ना किया जाए, तमाम मामला ठीक हो जाएंगे। इसी तरह CDA की बात है, इंतजामिया की बात, जिला इंतजामिया की बात है, उसमें जो करप्ट लोग हैं वो अभी तक तैनात हैं, जिनके खिलाफ माजी में खबरें लगीं, सबूत आए, केसेस बने, FIA ने बनाए, थानों में बने, तो वो अभी तक काम कर रहे हैं। जब तक ये सिलसिला ख़त्म होगा तो इंशाअल्लाह ताला हमारा माशरा भी ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल भट्ट साहब, ज़ैन हाशमी साहब, आसिम रियाज साहब, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मसला पता क्या है कि इन सब ने ये कहा कि जो करप्ट लोग हैं वो अगर करप्ट प्रैक्टिस से निकल जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। लेकिन मामला यहाँ पर ये है कि जो काम करने वाला आदमी है ना, जिसने ठीक काम करना है, जो शरीफ आदमी है और जिसने कहा कि मैंने अपनी नौकरी को नौकर समझ के करना है और करनी है, वो घबराता है, वो परेशान होता है कि यार कोई मामला ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए। और जो करप्ट है, जो चोर है, जो लुटेरा है, जो डाकू और जो सरकार के अंदर है कि सरकारी शेल्टर के अंदर सरकारी शील्ड लेके वो गलत काम भी करता है, गलत प्रैक्टिस भी करता है, उसको कोई डर खौफ किसी भी किस्म का अपने इदारे के सरबराह का भी नहीं होता, ना किसी और को होता। उसको पता है कि मैंने अपनी तमाम तरह सेटिंग्स बनाई हुई है, मुझे कोई नहीं छेड़ सकता। परेशान इस सख्त हालात के अंदर काम करने वाला है, सही आदमी है, उसको फिक्र होती है कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं और कुछ गलत ना हो जाए जिसको मुझे भुगतना पड़े। लेकिन मामला जो दूसरी तरफ का है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। वो दूसरा बंदा जितना ढलने के साथ 2 नंबरी करता है, जितना गलत काम करता है, उतनी देदा दिलेरी के साथ वो खड़ा भी होता है। तो इस सारे सिस्टम को, इस निज़ाम को तब्दील करने की ज़रूरत है। और इसके लिए फिर मैं बार बार हम लोग ये बात अक्सर करते हैं कि कोई फरिश्ते नहीं आएंगे, कोई खलाई मखलूक नीचे नहीं उतरेगी, ये खुद ही करना है और ख़ुद ही होगा। कब होगा ये देखते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा, अपने मेज़बान कैसर खान तनोली को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।